अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 22 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और आप जानते हैं कि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस को स्टडी किया और उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हमने पढ़ी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को शुरू किया था। इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2 इज़ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और इसमें हम रैंडमली एक नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हर ग्रुप में से उसी नंबर के एलिमेंट को सैंपल में ले लेते हैं। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की निस्बत लेस कॉस्टली भी है और इजी भी है, क्योंकि इसमें एक ही दफ़े से रैंडम सिलेक्शन की जाती है और आम तौर पे इसे कंज्यूमर मेल या टेलीफोनिक सर्वे या मॉल इंटरसेप्ट में या इंटरनेट पे जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सैम्पल फ्रेम, जिसमें 5 ग्रुप्स हैं A, B, C, D एंड E, और हर ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, यानी टोटल 25 मेंबर्स हैं। इसमें से हमने 5 यूनिट्स का सैंपल जो है वो ड्रॉ करना है बाय यूजिंग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो हमने ये जो 25 नंबर्स हैं इनमें से रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन का तरीका वही है जैसे मैंने पहले बताया कि बिलफर्ज ये आपने 25 पर्चियाँ एक बॉक्स में डाली हुई हैं और उसमें से रैंडमली एक पर्ची आपने पिक कर ली। अब सपोज़ उस पर्चे के ऊपर जो नंबर था वो 4 था, तो आपने 4 वाली जो पूरी रो है उसे एज सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, यानी जो सैम्पल के यूनिट्स बनेंगे वो 4, 9, 14, 19 और 24 बनेंगे। तो यूँ बड़ा इजीली आपने एक सैम्पल जो है जिसमें 5 यूनिट्स थे उसको ड्रॉ कर लिया। नंबर 3 इज़ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें हर ग्रुप के लिए जो सैम्पलिंग है वो अलग से की जाती है और यूँ मेक श्योर किया जाता है कि हर ग्रुप से जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर सेलेक्ट हों। तो इस तरह ये ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स देती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और ये उस वक्त भी ज़्यादा यूज़फुल होगी जब एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनस हों और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके एलिमेंट्स हेट्रोजेनस हों, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। और ये जो ग्रुप्स हैं वो बेस कर सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे जेंडर है, एज है, या इनकम ग्रुप है, एजुकेशन है, या रेस है। तो इन्हें हम स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल्स कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 5 ग्रुप्स हैं A, B, C, D एंड E, और हर ग्रुप जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन वेरिएबल्स के ऊपर बेस करता है, जैसे जेंडर, इनकम ग्रुप या रेस वगैरह। हर एक में 5 एलिमेंट्स हैं और ये 5 एलिमेंट्स होमोजेनस हैं, और मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी हेट्रोजेनस हैं। अब सिलेक्शन का तरीकाकार ये होगा कि हम एक बॉक्स में पहले 5 पर्चियाँ डालेंगे, लेट्स से ग्रुप ए के जो 5 मेंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक, और उसमें से हम एक पर्ची रैंडमली पिक करेंगे। से उसके ऊपर जो नंबर था वो 3 था, तो हमने इसे सैंपल के यूनिट के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। अब जो ग्रुप बी है उसके 5 मेंबर्स की पर्चियाँ हमने डाली और उसमें से एक पर्ची रैंडमली निकाल ली, लेट्स से उसके ऊपर जो नंबर है वो 6 है। इसी तरह से C, D और E के लिए भी हमने एक एक नंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, और वो जो नंबर्स थे वो 14, 20 और 22 थे। तो यूँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ज़रिए जो हमारा सैंपल बनेगा उसमें 3, 6, 14, 20 और 22 यूनिट्स पाए जाएंगे। नंबर 4 इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, ये जो क्लस्टर और ग्रुप की टर्म्स हैं मार्केटिंग रिसर्च में दोनों के अलग अलग से मीनिंग्स हैं। क्लस्टर जो है ये किसी एरिया या लोकेशन के ऊपर बेस करता है, जबकि ग्रुप जो है वो दूसरे मुख्तलिफ वेरिएबल्स लाइक जेंडर या इनकम क्लास उसके ऊपर बेस करता है। जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं विद इन ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनस होते हैं, जबकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी हेट्रोजेनस होते हैं। जबकि क्लस्टर में ये अपोजिट हैं, जो एलिमेंट्स विद इन क्लस्टर होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, जबकि जो मुख्तलिफ क्लस्टर्स के एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनस होते हैं।
इसी तरह क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ये 1 स्टेज भी हो सकती है और 2 स्टेज भी हो सकती है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं अगली स्लाइड्स पे हम देखते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए क्लस्टर और ग्रुप्स के जो फ़र्क है उसको एक्सप्लेन किया है। आप ऊपर वाले पार्ट में देखें कि 3 क्लस्टर्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि क्लस्टर्स बेस करते हैं लोकेशन या एरिया के ऊपर। इसी तरह नीचे 3 ग्रुप्स हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हर क्लस्टर के अंदर भी ये क्लासेस मौजूद हैं। और अगर आप देखेंगे तो लाहौर के अंदर जो अपर, मिडल और लोअर क्लासेस हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी हेट्रोजेनस हैं। इसी तरह गुजरांवाला और सियालकोट की जो अपर, मिडल और लोअर क्लासेस हैं तो विद इन क्लस्टर्स ये हेट्रोजेनस हैं। लेकिन लाहौर की मिडिल क्लास और गुजरांवाला की मिडिल क्लास ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इसी तरह इन दोनों की मिडिल क्लास सियालकोट की मिडिल क्लास के साथ मैच करेगी। तो यूं हम कह सकते हैं कि जो क्लस्टर्स हैं उसमें विद इन क्लस्टर जो मेंबर्स हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं और अक्रॉस द क्लस्टर्स वो होमोजेनस होते हैं। जबकि ग्रुप्स के केस में जो विद इन ग्रुप्स मेंबर्स हैं वो होमोजेनस होते हैं, जबकि अक्रॉस द ग्रुप्स वो हेट्रोजेनस होते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग की। इसमें अगर आप सैम्पल फ्रेम देखें तो A, B, C, D एंड E ये 5 डिफरेंट क्लस्टर्स हैं। पहली एग्जांपल्स में हमने इन्हें ग्रुप्स कंसीडर किया था, लेकिन अब ये क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर के अपने अपने मेंबर्स हैं। हर क्लस्टर में 5 मेंबर्स पाए जाते हैं, तो टोटल 25 मेंबर्स हैं। अब हमने यहाँ पे रैंडमली 2 जो क्लस्टर्स हैं वो सिलेक्ट करने। तरीकाकार वही होगा कि 5 पर्चियाँ हमने एक बॉक्स में लेट से डाली। पहले हम उन पर्चियों पे जो मेंबर्स के नाम थे, यानी जो काउंटिंग थी, वो लिख रहे थे। और अब हम यहाँ पे जो क्लस्टर्स के नाम है यानी A, B, C, D एंड E वो मेंशन करेंगे। तो रैंडमली हमने जो 2 क्लस्टर्स पिक किए से वो B और E हैं, तो हमने B के तमाम मेंबर्स को सैंपल में शामिल कर लिया, E के तमाम मेंबर्स को सैंपल में शामिल कर लिया। तो हमारा जो सैंपल इस केस में बनेगा वो 6, 7, 8, 9, 10 और 21, 22, 23, 24 एंड 25 बनेगा। अब जो एग्जांपल आपके सामने है ये 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग की एग्जांपल है। जो मेथड में तकरीबन क्लस्टर सैम्पलिंग 1 स्टेज जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि समटाइम्स जो 1 स्टेज सैम्पलिंग है उसमें हमारे पास सैंपल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस सैंपल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए पहले तो हम 1 स्टेज के ज़रिए एक सैंपल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि B और E ये 2 क्लस्टर्स हमने शामिल किए थे, इनके तमाम मेंबर्स हमारा सैंपल साइज़ था। लेकिन अगर ये महसूस हो कि सैंपल साइज़ जो है वो बड़ा है, तो अब हमने क्या किया, लेट्स से हमारा टारगेट है कि हम 6 मेंबर्स रखना चाह रहे हैं अपने सैंपल में। तो हमने B की 5 पर्चियाँ एक बॉक्स में डाली और उसमें से रैंडमली 3 पर्चियाँ हमने पिक कर लीं। B के जो 5 एलिमेंट्स थे वो 6, 7, 8, 9 और 10 थे। उसमें से जो 3 हमने पिक किए से वो 6, 7 और 9 है। इसी तरह से E की जो 5 पर्चियाँ हमने डाली उसमें से रैंडमली 3 हमने पिक की, तो वो जो नंबर्स बनते हैं वो 21, 23 और 25 हैं। तो ये जो रेड कलर में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनको हमने एज सैंपल यूज़ कर लिया, यानी सैंपल जो हमारा बनेगा वो 6, 7, 9, 21, 23 और 25 बनेगा। तो 2 स्टेज जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसके ज़रिए हमने अपने सैंपल साइज़ को रिड्यूस कर लिया। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसका एक कंपैरिजन टेबल जो है वो देखें, तो इनकी स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है डैट इज़ वेरी इजी, और जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसकी वीकनेस ये है कि सैम्पलिंग फ्रेम को बनाना मुश्किल है, फिर ये एक्सपेंसिव भी है, प्रिसीजन इसकी इतनी अच्छी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपने रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया है वो पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन भी करे। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ये रिलेटिवली SRS की निस्बत बेहतर है और ज़्यादा आसान भी है।
लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये भी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, इसमें जितनी भी पॉसिबल सब पॉपुलेशंस या ग्रुप्स होते हैं ये उनको इंक्लूड करता है, ज़्यादा प्रिसाइज है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्रेटिफाई करना ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा इस पर टाइम लगता है और बाज़ दफ़ा फिजिबल भी नहीं होता। जो क्लस्टर सैम्पलिंग है डेट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के दरमियान, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस पे ये सजेस्ट करता है कि कहाँ पे हमें नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स लगानी चाहिए और कहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेहतर रहेगी। सबसे पहले तो नेचर ऑफ रिसर्च है। अगर हम एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाह रहे हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेहतर रहेगी, और अगर हम एक कंक्लूसिव रिसर्च करना चाह रहे हैं यानी जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकती है और कॉजल भी हो सकती है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ज़रूरत पेश आएगी। इसी तरह से अगर हम सैम्पलिंग एरर को कंसिडर करें तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स अगर ज़्यादा हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेहतर है, और अगर सैम्पलिंग एरर्स जो है उनके ज़्यादा होने के चांसेस हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमें सूट करेगी। फिर फैक्टर है वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन में अगर वैरायटी बहुत ज़्यादा है यानी हेट्रोजेनियस एक पॉपुलेशन है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे, और अगर वेरिएबिलिटी कम है यानी ज़्यादा होमोजेनियस पॉपुलेशन है तो वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन को देखें यानी जो रिज़ल्ट्स हमने इन्फर करने हैं और उनको हमने जनरलाइज करना है, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो फेवरेबल नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि अगर हम ऑपरेशनल कंसिडरेशंस देखें यानी टाइम और बजट को जहन में लाएं तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़्यादा फेवरेबल है और प्रोबेबिलिटी जो है ये लेस फेवरेबल सैम्पलिंग टेक्निक है। इसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है कि हमारा सैम्पल साइज़ क्या होगा। सैम्पल साइज़ से मुराद है कि एक सैम्पल में कितने यूनिट्स मौजूद हैं, और ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन है, नेचर ऑफ रिसर्च है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नेचर ऑफ एनालिसिस हैं या थंब रूल्स हैं, वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन है, सैम्पल साइज यूज्ड इन सिमिलर स्टडीज़ हैं, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या सैम्पलिंग एरर। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन है। देखिए, आपने शुरू में पढ़ा था कि जो रिसर्च है उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और उतनी ही ज़्यादा प्रिसीजन भी रिक्वायर्ड है। लिहाजा जो लार्ज सैम्पल साइज़ है वो हमें चाहिए होगा, क्योंकि जो लार्ज सैम्पल साइज़ है वो हमें ज़्यादा और बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है आम तौर पे हम उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं जिसके लिए स्मॉल सैम्पल साइज़ रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो कंक्लूसिव रिसर्च है जैसे डिस्क्रिप्टिव है या सर्वेज हैं वहाँ पे लार्ज सैम्पल साइज़ चाहिए होता है। तो जैसे ये नीचे अगर आप टेबल देखें तो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं उसमें मिनिमम सैम्पल साइज़ 10 होता है, 10 इंटरव्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, और बेहतर है कि 20 से 30 तक हों। अगर फोकस ग्रुप की बात करें तो उसमें 8 से 12 जो मेंबर्स हैं वो एक ग्रुप में होते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसमें हमें मिनिमम 15 एलिमेंट्स चाहिए हर ग्रुप में। उसमें आपको पता है कि एक कंट्रोल ग्रुप है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप है, दोनों में 15 यानी टोटल 30 का सैम्पल साइज़ चाहिए। और अगर हम एक सर्वे रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी मिनिमम 30 का सैम्पल साइज़ होना चाहिए, बेहतर है कि 50 हो।